Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am here today with you with the lecture number 12, which is going to be technical writing style. Now, before we discuss the technical writing styles, I would like to give you the recap of the 11th lecture, which was on audience analysis and how audience take our initiatives and take our writings and take our business communication in a different manner. हमने बहुत तरह के audiences का analysis किया और हमने ये देखा कि हमारी organization में भी different kind of audience होते हैं और हमारे इर्द गिर्द भी different kind of audience होते हैं. Audiences में हमने crusaders, collaborators, controllers, commanders की बात की जो कि एक business environment में हमारे साथ होते हैं, who can be our seniors, who can be our colleagues and who can be even एक commander की value हमारे subordinate में भी हो सकती है. We should appreciate this और इसी तरह से हमारा learning process चलता रहता है जिसमें कि हम different kind of लोगों को analyze करते हैं और उनसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं और इफ़ेक्टिव उनसे हमारी डीलिंग्स होती हैं. और अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये इन सारी चीज़ों को वैल्यू करे, इन सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो और लोगों में डिस्कवर करे कि कौन कौन से एलिमेंट्स उनमें मौजूद हैं और उनको अप्रिशिएट भी करे, उनके साथ उनको साथ लेकर चले. ये सारी चीज़ें जब हमारे पास होंगी तो हम अच्छे एक बिज़नेस पर्सन कहलाएंगे. और उसके साथ फिर हमने देखा कि हमारे जो ऑडियंसेस थे वो इंट्रोवर्ट भी थे, एक्सट्रोवर्ट भी थे, इंट्यूटिव टाइप भी थे, थिंकिंग टाइप भी थे, इमोशनल भी थे, फीलिंग टाइप भी थे. तो ये सब चीज़ें प्लीज़ याद रखिए और हम फिर इस तरह से उनको देखते चले गए कि उनके लिए हम राइटिंग करेंगे तो किसके लिए हम मेमो लिखेंगे. एक इंट्रोवर्ट के लिए हम पहले मेमो लिखेंगे बिकॉज वो पहले उसको पढ़ ले, देख ले, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. एक्सट्रोवर्ट जो है उससे हम ओरली इन अ कैजुअल मीटिंग बात कर लेंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें वी विल चेंज आवर कम्युनिकेशन स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द पीपल्स साइकी. उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हुए हम उनके साथ कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट रखेंगे. सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा पार्ट हैं और हमारे साथ साथ चलेंगी एंड वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू देम, वी विल रेफ़र टू देम. और आप अपने जो लेक्चर्स हैं उनको अपने जहन में ज़रा फ्रेश रखिएगा ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. सो वी स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 12 विच इज़ टेक्निकल राइटिंग स्टाइल. टेक्निकल राइटिंग क्या चीज़ है? टेक्निकल राइटिंग स्टाइल है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज या आपकी जो ऑफिसेज़ में लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह उसकी टेक्निकलिटीज़ को डील किया जाता है, उसको कहते हैं टेक्निकल राइटिंग. और उसके स्टाइल्स हम अभी इस वक्त देखेंगे. राइटिंग क्लियर सेंटेंसेस. यूज़ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर रखिए, क्लियर सेंटेंसेस लिखिए, शॉर्ट बट नॉट वेरी लॉन्ग जिनमें कि कोई एक और कॉन्सेप्ट बीच में आ जाए. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों का ध्यान रखिए. लाइक फॉर एग्जांपल, अहमद वाज गोइंग इन हिज कार. अहमद आपका सब्जेक्ट है, वर्ब ही वाज गोइंग, ही वाज डूइंग समथिंग और ऑब्जेक्ट क्या था? कार था. तो इसी तरह से आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. और ये तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी, लेकिन ऑफ कोर्स इन योर बिजनेस राइटिंग, इन द बिजनेस वर्ल्ड, the correspondence is very much in detail, very much formal and very much very to the point. तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ख्याल से रखनी है and you go along with them. So normal word order कोशिश करें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही हो. ठीक है. राइट सेंटेंसेस ऑफ 12 to 25 वर्ड्स. इससे ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस ना लिखें. कोशिश करें कि 12 वर्ड्स हों एक सेंटेंस में, विच विल मेक अ वेरी प्रिसाइज, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस. और बड़ा अच्छा वो आराम से आपको समझ भी आ जाएगा. बहुत केयरफुली आप उसके साथ डील भी कर लेंगे
और वो आपके फर्दर आपके कॉरेस्पॉन्डेंस में वो हेल्प आउट भी करेगा. सो सी हाउ sentences have their importance in written documentations और documents को successful होना, reports को successful होना, project की success is all dependent on good English writing style. तो language जब आपकी ठीक होगी तो आपके सारे जो half of the work is done. It's only that आपकी convincing power होनी चाहिए कि project के लिए आप अपने heads को, अपने seniors को convince कर सकें. So use normal word order and use sentences not more than of 12 words. 25 हो सकते हैं जब आप बहुत थोड़ी सी डिटेल में जा रहे हों और प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हों कि we looked into the previous project and these were the conditions which came into our observation and we would like to narrate them further. इस तरह से थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो जाएगा. So इससे भी बड़ा हो तो फिर वो problematic होता है. So think of about 12 to 15 wordings. Don't let your sentence be too simple or too complicated. अब इसमें दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. Your sentence should not be too simple. बहुत simple ना हो कि वो childish लगे, बच्चों वाली वो correspondence लगे कि I went there and I found out that the project was not doing well because the finance manager had gone away. और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Too complicated भी नहीं होना चाहिए कि considering the financial aspect, the financiers were absent from their place और इस तरह से इतना भी वो complicated ना हो कि लोगों को समझ ना आए और इतना भी simple ना हो कि वो समझें कि ये तो बिल्कुल इसमें weightage नहीं है, इसमें material नहीं है और ये जो है एक नॉर्मल सा सेंटेंस है. सो थिंग्स आर वेरी वेरी टेक्निकल और टेक्निकलिटीज़ का भी ध्यान रखें एंड बी केयरफुल दैट यू आर राइटिंग टू समबडी. उसका नॉलेज लेवल क्या है, वो ऑडियंस एनालिसिस आपके साथ साथ रहना चाहिए. सो यू विल सी कि हर चीज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और पिछली चीज़ें जो हैं वो हम बिल्कुल बंद नहीं कर देते बल्कि these chapters keep on opening up from time to time. तो अपना जहन जो है वो उसको बड़ा ओपन और बड़ा ब्रॉड करें इस वक्त. सो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस ना यूज़ करें और सिंपल सेंटेंसेस भी ना यूज़ करें. यूज़ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस यूज़ कीजिए बिकॉज एज द एक्शन इज़ गोइंग ऑन, इट हैपेंड, इट सो हैपेंड, इस तरह की चीज़ें ना करें. एक्टिव वॉइस यूज़ करें कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, these are the problems which are coming up and we are dealing with these things in these manners. तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगी कि आप currently एक्शन कर रहे हैं. So I hope you got my point. और जब आगे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट आर लेटर राइटिंग और किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो ये चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी कि एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है. पैसिव वॉइस जो है वो इट वॉज सजेस्टेड इस तरह से आती है और एक्टिव वॉइस होती है कि द सजेशन इज़ के फर्दर अहेड जो भी आपने लिखना है वो लिखें. सो स्टे विद एक्टिव वॉइस. यूज़ पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर यूज़ करें बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ा केयरफुली आपको उसको जज करना है कि एक सेंटेंस में बातें, एक पैराग्राफ में वही बातें कंटिन्यू हो रही हों. पैरेलल स्ट्रक्चर हो, उसमें कोई ऊंच नीच ना आए. इट शुड बी वेरी वेरी स्मूथ और रिदमिक और टोन उसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. तो वो स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा एक मेंटेन हो जाएगा. Put the main idea first. Main idea पहले डालिए. Now if you're putting the main idea first, what are you doing? You are giving the summary of what the project is about or what the report is about or what the presentation is about. So main idea जैसे for example आपके lectures की headings हम लोग देते हैं, आपको main idea पता लग जाता है कि इस lecture में technical writing styles discuss होंगे और इस लेक्चर में ऑडियंस एनालिसिस डिस्कस होगा
इस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस हुई. सो गिव द मेन आइडिया फर्स्ट, व्हाट द थिंग इज़ अबाउट. ये नहीं कि आप जैसे डायरेक्टली अगर मैं लेक्चर शुरू कर दूं तो आप कंफ्यूज होंगे कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, अनलेस आई मेक अ हेडिंग, unless I make a caption, unless I give the main idea. So please remember कि आप जब भी रिपोर्ट अपनी बना रहे हों उसमें मेन आइडिया जो है वो बड़ा क्लियर, बड़ा कंसाइज एंड वेरी मच कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन इट. और वो कवर करता हो सारी चीज़ों को और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे. सो हेयर राइटिंग क्लियर सेंटेंसेस के लिए ये पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट है. नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है. ट्राई टू राइट सिंपली एंड देन पुट इन टेक्निकल टर्म्स. वो बड़ा इजी हो जाएगा कि आपने सिंपली एक चीज़ लिखी और फिर उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स ऐड कर दी, तो वो रीफ्रेज जब होगा सेंटेंस तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा और इतना सिंपल भी नहीं होगा. इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड, बैलेंस्ड हो जाएगा. सो बैलेंस क्रिएट करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड देन राइट सेंटेंसेस ऑफ 12 to 25 वर्ड्स. डोंट लेट योर सेंटेंसेस बी टू सिंपल और टू कॉम्प्लिकेटेड. अगेन एक्टिव वॉइस यूज़ करें और पैरेलल स्ट्रक्चर और मेन आइडिया ज़रूर दें. मेन आइडिया के बगैर, जैसे आप जब कॉम्पोजिशंस लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, तो मेन आइडिया ज़रूर देते हैं. किसी पोएम का, किसी नज़म का टाइटल ज़रूर उस पर होता है. कोई बुक हो उसका टाइटल उसके ऊपर होता है. कोई नॉवेल हो उसका स्टोरी का टाइटल उसके ऊपर होता है. सो दैट इज़ दी बेसिकली मेन आइडिया विच शुड बी रियली रियली कंसिडर्ड. और कोई भी चीज़ मेन आइडिया के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकती, उसमें कन्फ्यूजन ही रह जाती है और वो आपको बड़ा क्लियरली उसको वो करना होता है डिस्कस. और बहुत टेक्निकली मेन आइडिया you should be able to put forward. Writing clear paragraphs. Now put the topic sentence first, meaning subject. सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, विच टेल्स अबाउट द होल सिनेरियो, about the whole situation, about the whole problem, about what the project is and about the presentation. वो सब कुछ सब्जेक्ट लाइन में आ जाता है, तो वो ही आपका टॉपिक सेंटेंस भी कहलाता है. इन अदर वर्ड्स सब्जेक्ट लाइन इज़ योर टॉपिक सेंटेंस ऑल्सो. ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि टॉपिक सेंटेंस से थिंग्स विल बी मोर क्लियर. और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें आप सब्जेक्ट लाइन देते हैं कि अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अब आपने वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की भी पोस्ट हैं. तो जब आपका CV अटैच्ड विद द कवरिंग लेटर वुड कम टू द पर्सन हु इज़ सिफ्टिंग देम एंड हु इज़ कैलकुलेटिंग कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, स्क्रीनिंग उसकी कर रहा है या शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट लाइन को देखेगा. अब उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो वो आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स वाले जो स्लॉट है उसमें वो उसको डाल देगा. सो यू सी टॉपिक सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एक तो अगर आपने टॉपिक सेंटेंस ना दिया तो वो पहले ही विल हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट कि ये जो जिसने अप्लाई किया है वो कौन सी पोस्ट चाहता है. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. बहुत केयरफुली इनको डील करें क्योंकि आपका टॉपिक सेंटेंस विल टेक यू इन द राइट डायरेक्शन. और टॉपिक सेंटेंस ना हुआ तो आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी. इसी तरह से अगर आपने ईमेल के अंदर सब्जेक्ट लाइन अच्छी अप्रोप्रिएट नहीं दी, इफ़ेक्टिव नहीं दी है, तो वो ईमेल शायद आपका कॉलीग या आपका सीनियर खोले ही ना, क्योंकि दे माइट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. बहुत सारी ईमेल सारे दिन में आती हैं. हम लोग ये देखते हैं कि सब्जेक्ट लाइन क्या है, विच अलाउज इट टू बी ओपन्ड और not to be opened, to be ignored. तो आप नहीं चाहेंगे
कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी असाइनमेंट और कोई भी आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इग्नोर हो, you will put a good subject line in front. Structure paragraphs coherently. Coherently, incidentally, coherency is also starting with a C. तो ये भी एक C बन जाता है for business communication. Coherence बहुत ज़रूरी है. Coherence means co-relationship. मतलब कि एक पैराग्राफ में एक ही बात कंप्लीट की जाए कि this was the problem in this project. The problem was dealt with in this manner and these were the results which came up. तो पैराग्राफ beginning, middle और ending इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस करेगा. Good writing again will have very effective paragraphing. एक मैं आपको सजेशन दूं कि कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं और उनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च किस तरह की जाती है और रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं. एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, फिर उसके साथ लिटरेचर रिव्यू किया जाता है एंड देन डेटा कलेक्शन है, मेथडोलॉजी है और उसके बाद फिर कंक्लूजन्स पे आते हैं आप, फिर रेफरेंसेस देते हैं कि कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट किया. सो पैराग्राफिंग, अगर आपने अच्छी पैराग्राफिंग की एग्जांपल्स लेनी है तो कोई सा भी रिसर्च पेपर देख लें और उसको ज़रा अच्छी तरह से एक्सटेंसिवली उसको रीड कर लें तो आपको पता चलेगा कि कोहेरेंसी जो है वो किस तरह से एक टॉपिक के अंदर अवेलेबल होती है. एंड आई वुड सजेस्ट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपको 2 या 3 रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हों आपके इंटरेस्ट के मुताबिक. नेट पे देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको वो रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा. बिकॉज यू सी एट दिस टाइम एंड पॉइंट हम आपकी लैंग्वेज करेक्ट नहीं कर रहे, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं. लैंग्वेज इम्प्रूव करना इज़ अप टू यू एंड इट विल बी डन बाय एक्सटेंसिव रीडिंग. बिलीव मी, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब तक आप बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करेंगे, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के करें, चाहे कंप्यूटर पे बैठ के करें और फाइंड अ बुक एंड रिलैक्स एंड सिट एट होम एंड डू योर रीडिंग, आपकी रीडिंग के बगैर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी और फ्लुएंसी, ये तीनों चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी. सो टेक टाइम आउट और ये पैराग्राफिंग की कोहेरेंसी ज़रूर चेक करें कि ये किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड होते हैं और बात कंप्लीटली समझ आ जाती है. जैसे अनदर एग्जांपल के जैसे मैंने स्लाइड्स आपके लिए ये बनाई हैं तो मैंने कोशिश की है कि सारी इंटर रिलेटेड हों, सारी करीब करीब हों और बहुत कोई फार फेच्ड आइडिया एकदम से ना आ जाए ताकि आपको उसमें इनकोहेरेंसी ना लगे, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप ये ना समझें कि अभी तो हम कोई और बात कर रहे थे और अभी हम ये बातें करने लगे. तो वो चीज़ों में आपकी डिसरप्शन नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी हैविंग अ कंटिन्यूस फ्लो, अ कंटिन्यूस रिदम और अच्छे वे में इसको कंटिन्यू करना चाहिए. रिपीट टर्म्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, अगर नेसेसरी है तो टर्म्स रिपीट करेंगे आप. जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ लिख रहे हैं और टर्म्स आपने टेक्निकल टर्म्स यूज़ की हैं, इनिशियली आप उनको यूज़ कर दें, उनको डिस्क्राइब कर दें, लेकिन जब लेटर ऑन यूज़ करें तो उनके इनिशियल्स डाल सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल टर्म जब वो कम्प्लीटली यूज़ की जाए, उसके एब्रीविएशंस भी हो सकती हैं. बट प्रोवाइडेड दैट अर्लियर यू हैव प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन पहले देकर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा रिपीट ना करें तो भी ठीक है, बहुत ज़रूरी है यू कैन रिपीट. मेंटेन क्लास और मेंबर रिलेशनशिप. नाउ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी रिलेशनशिप और मेंबर्स की जो रिलेशनशिप है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं. पीपल आर विद यू इन अ सर्टेन ग्रुप, उस ग्रुप में आपकी क्लैरिटी और पैराग्राफ राइटिंग और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो डिफरेंट एक चीज़ है. और
आपकी रिलेशनशिप दूसरे आपके हेड्स के साथ क्या है, दैट इज़ डिफरेंट, और वो भी आपको मेंटेन करनी है. मे बी द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर कज़न, या आपके अंकल हैं, या आपके रिलेटिव हैं. तो उस वक्त आप ये रिलेशनशिप को नहीं बीच में वो करेंगे इंक्लूड, आप उनको एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करेंगे, और आप अपने हेड को उसी तरह देखेंगे कि वो एक ऑफिसर है और आप उसके सबऑर्डिनेट हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं. सो मेंटेनिंग क्लास और मेंबर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने किस लेवल पे एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को या अपनी टीम को देखा, और उसके साथ आपने किस तरह से अपना बिहेवियर रखा और किस तरह की वर्डिंग्स आपने यूज़ की, वो आपकी पैराग्राफ राइटिंग में ऑब्वियस सी हो जाएगी. और अगर पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो भी समझ आ जाएगा, वो भी पता लग जाएगा. एंड इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को पर्सनली जानते हैं तो उस वक्त आप अपने पर्सनल कनेक्शंस यूज़ करें. सो इट शुड नॉट बी डन. देन प्रोवाइड ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस आप प्रोवाइड करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपने फर्स्ट, सेकंड, ऑल्सो, मे बी इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं, विच मेक द रीडर थिंक. थोड़ा सा वो सोच लेता है, थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाती है, एंड इट गोज़ ऑन इनटू बीइंग अ गुड कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो ट्रांजिशंस प्रोवाइड आप कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया. जैसे कंपैरिजन देते हैं फर्स्ट सेकंड का, कि पहले ये हुआ था लेकिन अब ये हो रहा है. वाई? बिकॉज दिस थिंग इज़ हैपनिंग. ऑल्सो आई वुड लाइक टू रेफर टू दीज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगी और पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा. सो अगेन टॉपिक सेंटेंस ज़रूर डालें. पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखनी और पैराग्राफ सिर्फ लिखना है तो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस विड बी योर टॉपिक सेंटेंस. Please remember that this report is about the construction of a new office for this organization. ठीक है, तो इस तरह से आपको टॉपिक सेंटेंस मिल जाएगा कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है. फिर पैराग्राफ की कोहेरेंस देखिए ज़रूर. टर्म्स रिपीट करें, अगर ज़रूरी हैं तो कर लें. मेंटेन क्लास और मेंबर रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड ट्रांजिशंस लाइक फर्स्ट, सेकेंड, ऑल्सो, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस में, तो वो एक अच्छी आपको आउटलुक देता है. और पैराग्राफ में रिलेशनशिप बन जाती है, वो डिस्टॉर्टेड नहीं होता, डिसमेंटल्ड नहीं होता, क्लोजली निट होता है. रिवाइजिंग फॉर क्लैरिटी. अवॉइड स्ट्रिंग्स ऑफ चॉपी सेंटेंसेस. चॉपी सेंटेंसेस के स्ट्रिंग्स जो हैं उनको अवॉइड कीजिए. चॉपी सेंटेंसेस होते हैं जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हों, उनको आपको एग्जांपल से भी आगे हम बताएंगे, लेकिन चॉपी सेंटेंसेस होते हैं छोटे छोटे सेंटेंस विद फुल स्टॉप, फिर आपको दोबारा से एक सेंटेंस शुरू हो जाता है विद कैपिटल लेटर, फिर थर्ड सेंटेंस जल्दी से शुरू हो जाता है विद 2 to 3 वर्डिंग्स ऑफ वन सेंटेंस. तो वो चॉपीनेस आ जाती है, उसके अंदर वेगनेस हो जाती है, वो वैरायटी नहीं रहती और वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है. अवॉइड वर्डीनेस. वर्डीनेस ऑफ कोर्स उसको अवॉइड करें. पोएटिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए और बड़ी वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसको यूज़ करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. अवॉइड रिडंडेंट फ्रेजेस. फ्रेजेस जो रिडंडेंट हो गए, बड़े पुराने हो गए हैं, जैसे आई बेग टू स्टेट वाला फ्रेज़ है, उसको अवॉइड करें. कोई नई चीज़ लाएं, कोई इनोवेटिव चीज़ लाएं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, कोई सेंटेंसेस को बेहतर करें और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं और उसको अच्छी तरह से यूज़ करें और रिडंडेंसी को जो है वो ज़रा अवॉइड करें. यूज़ देयर आर, देयर इज़, देयर विल बी स्पेयरिंगली.
यानी कि ये 3 जो आपके एस्पेक्ट्स हैं ऑफ रिटन डॉक्यूमेंटेशन कम होने चाहिए. देयर आर, देयर इज एंड देयर विल बी. There are these problems in this project. There are a number of things which we need to discuss. There are a lot of aspects which are in my mind. Then again there is this problem. There is a lot of room for improvement. There is a lot of structure to be made. इस तरह के wordings. या there will be, soon there will be a new program launched. Soon there will be a lot of people coming in for jobs, and there will be a lot of job opportunities. So ये sentences मैंने आपको differently कह के बताए. इनमें थोड़ी सी redundancy भी आ जाती है. redundant हो गए हैं, ज़रा पुराने हो गए हैं और वो अच्छे नहीं लगते, और आपकी जो sentence construction है वो positive नहीं होती है. तो वो उसको पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी केयर करें. अवॉइड नाउन क्लस्टर्स. नाउन क्लस्टर्स होते हैं जब आपने बहुत सारे नाउन्स को एकदम से एक जगह जमा कर लिया. नाउन्स आर प्रॉपर नेम्स ऑफ थिंग्स एंड पीपल. तो उनको एक नाउन एक ही वक्त में आ सकता है, और नाउन क्लस्टर्स नहीं होने चाहिए. दे आर नॉट यूज़फुल, दे आर नॉट गुड फॉर रीडिंग, और इस तरह से फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपको आ जाती हैं. अवॉइड जेंडर बायस्ड लैंग्वेज. जेंडर बायस्ड लैंग्वेज को अवॉइड करें प्लीज़. ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जेंडर बायसिज्म जो है वो आपको एक वीकर एग्जीक्यूटिव या वीक बिजनेस कम्युनिकेशन पोर्ट्रे करता है. इन द बिजनेस वर्ल्ड देयर आर नो जेंडर्स. ऑल आर ह्यूमन बींग्स. मेल फीमेल का इतना फ़र्क कोई नहीं है. सब लोग काम कर रहे हैं. आपने भी देखा है कि बहुत जगहों पे ख़वातीन बहुत सारा काम कर रही हैं, और अब वो नई फील्ड्स में आ रही हैं. तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का डिस्कशन ज़्यादा है, और जेंडर बायस्ड लैंग्वेज दैट शी इज़ नॉट अ गुड वर्कर या शी केम लेट टू द ऑफिस, इस तरह के वर्डिंग्स जो है वो नहीं होने चाहिए. And you must have seen that the culture of the organizations is also changing very rapidly. और genders को gender discrimination अब नहीं है. लोग केयर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल्स के जॉब्स को, और वो काफ़ी डिफरेंट जॉब्स में भी आ रही हैं. एंड दिस इज़ ड्यू टू एनकरेजमेंट ऑफ कोर्स, घर की एनकरेजमेंट, पेरेंट्स की, फादर्स की, ब्रदर्स की, वो जो कि सारे मेल हैं, तो उनकी एनकरेजमेंट जो है वो ही फीमेल्स को अब आगे आने दे रही है, विच इज़ अ गुड एस्पेक्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी अप्रिशिएबल थिंग. और हमें इसको अप्रिशिएट करने के साथ साथ इसके अंदर कुछ एथिकल वैल्यूज़ भी हैं विच आर सपोज टू बी पुट इन. और जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो फिर हम जेंडर बायस्ड लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, और जेंडर को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है. एंड अलॉन्ग विद दैट जेंडर के साथ जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है. मे बी द फीमेल्स हैव सम प्रॉब्लम्स एट टाइम्स जो कि जेंट्स बड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर देयर. But yes, gender equality is something very commendable, और बड़ी अच्छी इसके अंदर एक हमारी सोशल सेटअप में पॉजिटिव चेंज है. सो अवॉइड जेंडर बायस्ड लैंग्वेज कि ये तो खातून है, ये तो ऐसे ही, लाइक जैसे आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी गलत चला रहा है तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि खातून चला रही होगी. भाई क्यों खातून चला रही होगी, कोई आदमी भी गलत गाड़ी चला सकता है. तो इस तरह से जेंडर बायसिज्म हो जाता है. तो कहीं कहीं ट्रू भी है, कहीं कहीं अनट्रू भी है, बट बिजनेस कम्युनिकेशन में इसको टोटली अवॉइड करें. ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली. नाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर टॉपिक, योर सब्जेक्ट, योर प्रेजेंटेशन एंड योर रिपोर्ट वेरी वेरी क्लियरली. यूज़ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इंट्रोडक्शंस. ठीक है, इंट्रोडक्शंस अब ऐसी लें जो कि कॉन्टेक्स्ट की सेटिंग्स में हों. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई
डैम न्यू कंस्ट्रक्ट करना है फॉर दी बेनिफिट कि जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए और ये सारा कुछ हो, तो कॉन्टेक्चुअल सेटिंग जो थी वो तरबेला डैम की हो सकती है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, किस तरह से काम हुआ, एंड हाउ सक्सेसफुल इट वाज एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन में आप कंपैरिजन दे रहे हैं और कंट्रास्ट दे रहे हैं। तो यू रिमेंबर कि आपकी जो 7 C's ऑफ बिजनेस डिज़ाइन थे वो इसमें हम टच कर रहे हैं, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ कि कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ की है तो वो किस तरह से हुई थी और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी और सेटिंग क्या थी, बैकग्राउंड थी क्या, इंट्रोडक्शन उसमें दें ताकि लोगों को आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो। या कोई रेस्टोरेंट नया आपने खोलना है तो हमारा प्रीवियस रेस्टोरेंट जो था उसकी रिव्यू या कॉन्टेक्स्ट की सेटिंग क्या थी वो देकर तो फिर यू गो फॉरवर्ड टू इट, एंड देन द इंट्रोडक्शन इज मेड इफेक्टिव बिकॉज पीपल लाइक टू नो व्हाट हैपेंड अर्लियर एंड व्हाई यू आर सेइंग दीज थिंग्स। तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इन रियल गुड डायरेक्शन। डिफाइन टर्म्स, टर्म्स को डिफाइन करें। टर्म्स डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सम ऑफ द थिंग्स आर दैट यू आर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स एंड यू आर एट द एंड ऑफ द पेज आपने फुट नोट्स में उसको डिफाइन कर दिया। नाउ फुट नोट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म जो आपने पेज पे टर्म यूज़ की है उस पर स्टेरिक होगा और नीचे फुट नोट्स पे वही स्टेरिक के साथ वो वर्ड होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन साथ होगी। So word meaning, basically you're providing word meaning at the same page. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स नहीं देखनी, अपेंडिक्स नहीं देखनी, बिब्लियोग्राफी नहीं देखनी, रेफरेंसेस नहीं देखने, आपको फुट नोट्स हेल्प आउट कर देंगे। तो डिफाइनिंग टर्म्स, व्हेन यू डिफाइनिंग टर्म्स यूज़ की हैं विच हैव बिन नेसेसरी, तो उसको फिर आप नीचे फुट नोट पे भी डिफाइन कर सकते हैं। टेल व्हाई यू आर राइटिंग, गिव रीजंस। अपने रीजंस बताइए कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्या व्हाट इज़ गुड इन दिस प्रोजेक्ट, आपको इस प्रोजेक्ट से क्या हासिल होगा, आपको क्या चीज़ पॉजिटिव लगेगी और आप क्या कर सकेंगे, क्या कर पाएंगे, एंड व्हाई आर यू डूइंग इट। सो द एंथुजियाज्म, द वर्क इन्वॉल्व्ड, द प्रोजेक्ट की जो एक स्पिरिट है वो आपने किस तरह से डिलीवर की है, that should be something which is telling people कि why are you doing this, why are you writing about this project, क्या चीज़ है इसमें ऐसी जो लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन को और मासेस को इंटरेस्ट करे और किस तरह से आप डेवलप करेंगे। सो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PIA के अलावा और बहुत सारी एयरलाइंस हैं वो काम कर रही हैं, कंपटीशन में हैं, कंपेटिटर्स हैं, राइट्स एंड रॉन्ग्स आ जाते हैं, हिकअप्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो हाउ थिंग्स आर वर्किंग अराउंड यू, और किस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और हाउ पीपल आर टेकिंग देम, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, और यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। देन प्लेस इम्पॉर्टेंट मटेरियल फर्स्ट। अब इम्पॉर्टेंट मटेरियल आपकी प्रेजेंटेशन या आपके डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट में क्या है। इम्पॉर्टेंट मटेरियल इज़ द एक्चुअल प्लान, जो कि प्लान आपने किया है वही आपका इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। नाउ हाउ इट इज़ प्लेस्ड, उसको सबसे पहले प्लेस करें, उसको सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पे रखें सो दैट उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए और वो फोकस्ड हो जाए। सो इम्पॉर्टेंट मटेरियल क्या है, construction of a new restaurant, why it is done, why are you writing it, वो सारा कुछ साथ में उसके आ जाता है। लेकिन जो प्लान है, जो मटेरियल इम्पोर्टेंट वाला है वो ये है, ठीक। तो वो सबसे पहले आ जाएगा और वो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा ऑफ थिंग्स, एंड इट विल improve the quality of your written material. Use preview list. प्रीव्यू लिस्ट होती है जो कि आपने प्रीवियसली काम किया उसकी लिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव वर्कड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स
and these were these works. So I enjoyed my work and I learned a lot from the previous projects, and I hope that I will be able to deliver this project in a good manner also. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी तो मैंने आपको कहा कि आई हैव बीन अ टीचर फॉर दिस मच ऑफ टाइम एंड आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट, तो वो उससे आपकी प्रीव्यू हो गई कि येस दिस इज़ नॉट अ वेरी न्यू पर्सन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, और अगर इनका एक्सपीरियंस इतना है तो शायद ये कुछ हमें हम इनके पास मटेरियल हो, ये कुछ हमें समझा सकें, एंड वी माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्सनस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रीव्यू लिस्ट जो है वो एक आइडिया दे देगी कि व्हाट हैपेंड अर्लियर, प्रीवियसली क्या होता रहा और अब क्या होने जा रहा है, तो आपको क्लियर पिक्चर मिलती जाएगी। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन अ क्लाउडेड नहीं रहेगा, कुछ भी बड़ा क्लियर आपके सामने व्यू होगा। यूज़ रेपिटेशन एंड सीक्वेंसिंग। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैं कभी कभी रेपिटेशन यूज़ करती हूँ। Why? Because I want to be with you on the same page. I want you to recall, reconstruct, reproduce your ideas. ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं to continue your work. मेरे lectures अगर chopped होंगे one thing at a time और उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होगा, तो वो आपके जहन से निकल जाएंगे, मेरे जहन से भी निकल जाएंगे और कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। So maintain continuity, to maintain your continuity you need repetition. Repetitions का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा repetition भी नहीं करनी क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाता है। So you have to create the interest in a balanced manner. उसको moderate रखना है, उसको बड़ा balanced किस्म का रखना है, और sequence में बात करनी है। 1 2 3 4 प्रायोरिटीज़ के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज देन थिंग्स आर इन अ मूविंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अदरवाइज़ एक चीज़ हुई और इधर ही ख़त्म हो गई, दूसरी चीज़ स्टार्ट हुई वो उधर ख़त्म हो गई, तो वो उससे वो इम्पैक्ट नहीं बनता और आपकी जो है वो क्लियर विजन नहीं रहता, बिकॉज देन इट बिकम्स क्लाउडी और आप कहते हैं कि पहले पता नहीं क्या बात हुई थी, आई वॉन्ट टू रिकॉल बट आई कांट। तो उससे बेहतर ये है कि आपकी रिपोर्ट में या आपकी प्रेजेंटेशंस में थोड़ी सी रेपिटेशन शामिल हो। सो इट्स अ गुड आइडिया, बट टू मच ऑफ इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। रिमेंबर दैट कि आपने बहुत ज़्यादा उसको नहीं करना। सीक्वेंस, ऑफ कोर्स सीक्वेंस रखना है हर चीज़ का, कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, 1 2 3 4 प्रायोरिटीज़ पे सीक्वेंस में चीज़ें आएंगी तो वो बड़ी अच्छी और स्मूथ लगेंगी। दे विल हैव अ रिदम। यूज़ स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म। स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म इज़ कि आपने स्ट्रक्चर एक जैसा रखा है, जो भी आप चीज़, जो भी आप ग्रामेटिकल सेंटेंसेस या टेंसेस यूज़ कर रहे हैं, पास्ट है तो पास्ट ही है, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही चलेगा, और स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिवली एंड इन एन इफेक्टिव मैनर वो कंटिन्यू होता जाएगा। सो यूजिंग स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ बेटर शेप। सो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंटेशन एंड विद योर टॉपिक, naturally and hopefully your audience will also be satisfied. So remember कि audience analysis जो हमने अभी किया है वो भी साथ साथ चल रहा है, उसको भूलिएगा मत और उसको अपने साथ continued रखिएगा। So context setting, defining terms, telling why you're writing, placing important material, preview list, ये सारा कुछ करना आपके लिए ज़रूरी है और आप उसको बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्डीनेस। अब वर्डीनेस की थोड़ी सी एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब एब्सोल्युटली की इसमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, एसेंशियल वॉज द वर्ड विच कुड बी इनफ। तो आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें बड़ी ऑब्जर्वेशन, बड़ी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है
कि आप अपने वर्ड्स को लेस कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकते हैं। एब्सोल्युटली असेंशियल को एसेंशियल कह सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। एब्सोल्युटली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ इंक, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रीडिंग एफर्ट। अब एब्सोल्युटली एसेंशियल के बजाय मैंने सिर्फ एसेंशियल पढ़ा, तो वो एक ईजी हो जाता है, ईजी टू रीड, कॉम्प्रिहेंडेबल है और बहुत सारी इसकी जो है वो खूबियाँ हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ के बजाय आप कह सकते हैं मोस्ट, मच ऑफ या मैनी। अब मेजॉरिटी ऑफ यानी कि ज़्यादातर लोग, या मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ये चीज़ पसंद करते हैं, उसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, और मोस्ट ऑफ द पीपल डिसएग्री, और मैनी पीपल लाइक इट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक इट कहने की ज़रूरत नहीं है, मैनी पीपल लाइक इट विल ऑल्सो सर्व द पर्पज़। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को सिंपल किया जा रहा है और यही टेक्निकल राइटिंग स्टाइल है और यही आपकी बिजनेस इंग्लिश है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी, बट इट शुड हैव एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, और इसमें आपकी मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। एडवांस वार्निंग की जगह आप वार्निंग का वर्ड यूज़ करते हैं। उसी एडवांस भी वही है कि पहले से, और वार्निंग का मतलब भी यही है कि पहले से बता दिया गया। सो instead of using I'm giving you advance warning, you can use it's a warning that tomorrow will be cloudy and thunderstorm या इस तरह की चीज़। तो वो ये आप बहुत easily अपने wordiness को कम कर सकते हैं। armed gunman would be just a gunman, armed ही होगा obviously, उसके पास gunman है तो gun होगी, तो वो armed है। So this is not very acceptable कि gunman को armed gunman कहा जाए। उसको सिर्फ आप gunman कह लें तो वो भी उतना ही comprehensible है कि जी of course he will have a gun, so he is a gunman। Then again a very wordy expression, almost never। बहुत सारे लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, almost never, I go there almost never, I have done this almost never। अब इसके जगह एक बहुत शॉर्ट बड़ा अच्छा सा वर्ड है, बड़ी वोकैबुलरी भी अच्छी है उसकी, सेल्डम। I go there seldom, यानी कि मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। ऑलमोस्ट नेवर मतलब उसका यही मतलब हो जाता है कि बहुत कम मैं वहाँ जाता हूँ। या I do this work seldom, I cook seldom, मैं खाना बहुत कम पकाती हूँ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके वोकैबुलरी आपकी जो है वो श्रिंक हो के एक्यूरेट हो जाती है। तो ये ना समझें कि आपने वर्डीनेस अगर यूज़ नहीं की तो वो आपकी वोकैबुलरी एक्यूरेट नहीं हुई, वो उतनी की उतनी ही एक्यूरेट और अच्छी है। फिर एक और वर्ड है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। अब बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दिस थिंग हैपेंड सो वी आर डूइंग दिस, कितना लंबा और कितना वर्डी सेंटेंस बन जाता है। वेयर एज आप कह देते हैं कि सिंस दिस हैपेंड so we are doing this, yeah, because of that factor we have decided to do this। so based on the fact that बहुत लंबा word है, since और because उसके जो हैं वो alternatives हैं, and you can use them and you will see the difference it carries। basic necessity, of course necessity है वो basic ही होगी, ज़रूरी ही होगी, इसलिए वो नेसेसिटी है। तो बेसिक नेसेसिटी ना कहें, नेसेसिटी कह लें। बेसिक का वर्ड काट दें, इट विल स्पेयर यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी एंड इंक, एंड वर्डीनेस ख़त्म हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी वर्डिंग्स कितनी प्रिसाइज हो गई हैं, बड़ी एक्यूरेट, बड़ी प्रिसाइज, वेरी टू द पॉइंट, वेरी कैची। ओके,
सो ये सब जहन में रखें. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ये मैंने थोड़ी सी ली हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट इफ़ यू गो ऑन टू कंसिडरिंग बुक्स, किसी लाइब्रेरी से ले लें. ऑन वर्डीनेस बुक्स भी हैं, नेट पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. गूगल सर्च कर लीजिए कि एग्जाम्पल्स ऑफ वर्डीनेस, बहुत सारी लिस्टें आपके सामने आ जाएंगी. एंड यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी ऑन योर ओन इन योर स्पेयर टाइम. तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. और जो भी काम करें बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से, तो उसको बहुत अच्छी तरह बड़ा दिल लगा के करें, और बाकी चीज़ों में भी ऐसा ही करें कि बहुत अच्छी तरह से हर काम अपना करें. केम टू अ रियलाइजेशन. अब केम टू अ रियलाइजेशन इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस. इसकी जगह रियलाइज्ड या रिकग्नाइज्ड. आई केम टू द रियलाइजेशन दैट आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे. I realized that I can't make it today. Very short, very simple and very accurate. ठीक है. I recognize your problem. Yeah, I have come to the realization of your problem. वो बहुत लंबा हो जाएगा. ये छोटा सा सेंटेंस that I recognize your problem serves the purpose और बड़ा effective रहता है. क्लासिफाई इनटू ग्रुप्स, उसकी जगह क्लासिफाई. मोर देन इनफ, बहुत काफ़ी है कि यू क्लासिफाइंग, एंड इट मीन्स दैट ग्रुप्स में ही चीज़ें जा रही हैं. तो क्लासिफाइंग इनटू ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है, उस सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है. क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन आर गुड इनफ वर्ड टू बी यूज्ड. तो बहुत लंबा लंबा चीज़ों को ना करें, उनको शॉर्ट करने की कोशिश करें, और आपकी वोकैबुलरी वैसे कि वैसे बहुत अच्छी हो जाएगी. कम टू द अंडरस्टैंडिंग. आई अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड, ये बहुत ईजी है. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैड अ प्रॉब्लम yesterday, it take a long time. I understand that you had a problem yesterday. It says the same. In fact, it says it in a more efficient and effective manner. Depreciate in value. उसकी जगह depreciate ही काफ़ी है, because depreciation value की ही होती है, value ही गिरती है, value ही कम होती है. तो depreciate का word would be more than enough that the work has depreciated. यानी कि आपके काम की वैल्यू जो है वो कम हुई है. यू आर नॉट वर्किंग दैट इफेक्टिवली, या यू आर नॉट वर्किंग इन सच अ मैनर. तो वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं. डिड नॉट सक्सीड के बजाय फेल्ड लिखते, स्मॉल वर्ड, एंड सेज द होल थिंग. आपको बिल्कुल कंप्लीटली वही पिक्चर देता है, और थिंग्स गेट वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड. सो ये चीज़ें हैं. लंबे लंबे सेंटेंसेस के बजाय छोटे छोटे वर्ड्स उनके आपने वर्डीनेस को हटा दिया, और आपने केम टू रियलाइज के रियलाइजेशन के बजाय रियलाइज लिख दिया. क्लासिफाई इन ग्रुप्स के बजाय क्लासिफाई लिख दिया. वो भी इक्वली अंडरस्टैंडेबल है, इनफैक्ट अप्रिशिएबल है. कम टू द अंडरस्टैंडिंग के बजाय अंडरस्टैंड कर दिया. डेप्रिसिएशन इन वैल्यू के बजाय डेप्रिशिएट सिर्फ. डिड नॉट सक्सीड के बजाय आपने failed लिख दिया, and it came to the same meaning. So realize these things. इनको देखें, इनको समझें, और प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अपने लिए कोई ना कोई मटेरियल ज़रूर इस पे देख लीजिए, क्योंकि ये कम है और टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी लिस्ट दे सकूं. बट सर्च फॉर अ लिस्ट ऑन योर ओन, वो कोई इतना मसला नहीं है, आपको आराम से मिल जाएंगी. एग्जाम्पल्स ऑफ चॉपी सेंटेंसेस. अब चॉपी सेंटेंसेस हमने जिक्र किया था, एंड आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सेंटेंस वेरी वेरी मच इन डिटेल. इसकी एग्जाम्पल्स हैं: शी टुक डांस क्लासेस, शी हैड नो नेचुरल ग्रेस और सेंस ऑफ रिदम, फुल स्टॉप. शी इवेंचुअली गेव अप द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डांसर, फुल स्टॉप. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, इसमें शी बहुत जगह आया है, एंड यू कैन इमेजिन कि कैसे चॉपीनेस हुई है सेंटेंसेस की. शी टुक डांस क्लासेस, कॉमा, शी हैड नो नेचुरल ग्रेस और सेंस ऑफ रिदम, फुल स्टॉप.
फिर she eventually gave up the idea of becoming a dancer. अब she जो है वो 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है with a comma and with a full stop here and there. So ये choppiness हो गई. Now better sentence is she took dance classes, comma, but she had no natural grace or sense of rhythm, so she eventually gave up the idea of becoming a dancer. But और so के एडिशन में आपकी चॉपीनेस ख़त्म हो गई है और वो सेंटेंस एक रिदम, एक फ्लो में आ गया है. सो कंसिडर दिस एंड यू विल सी हाउ sentences are constructed in a different manner. Another example is bears emerge from hibernation in spring, full stop. They wander through wetlands, full stop. They feed mainly on grasses, full stop. अब 3 यहाँ पे sentences एक ही आइडिया के लिए कंबाइन किए गए हैं फॉर bears और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दे emerge from hibernation in spring. ये सारी चीज़ें आपने 3 sentences में देखी और दे का यहाँ पे repetition हुई है which is not very good. So we see कि उसका जो modified form है वो क्या है. When bears emerge from hibernation in the spring, comma, they wander through wetlands and feed mainly on grasses, full stop. यानी कि सिर्फ एक full stop और एक comma ने यहाँ पे हमें help out कर दिया है और helping words हो गए हैं. When bears emerge from hibernation in the spring, they wander through wetlands and feed mainly on grasses. You see, joining of sentences, removing choppiness, sentences की एक दूसरे के साथ sequence, उनका joining, उनकी जो एक दूसरे के साथ वो linkage है वो important है और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो facilitate करता है. और ऊपर वाला sentence पढ़ने में आपको you will feel uneasy and you will not like it कि text अच्छी नहीं है. नीचे वाले sentence में text अच्छी है and that is good writing style. तो जिन लोगों के वर्क्स और जिन लोगों के काम हम अप्रिशिएट करते हैं इसीलिए करते हैं कि उनका राइटिंग स्टाइल अच्छा होता है और बड़ा इंटरेस्ट से लिखा हुआ होता है. रिदम, टोन, सीक्वेंस मैनेज होता है. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन सब ठीक होती है. नेक्स्ट, नोटेशंस होती हैं व्हेन यू राइट अ रिपोर्ट, असाइनमेंट और वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट्स with information you have obtained from primary or secondary sources. यानी कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपने कोई sources अपनी ली हैं. You have gone on to the reference books या कोई इंटरनेट के ऊपर रेफरेंस आपने निकाला है या कोई प्रीवियस असाइनमेंट के ऊपर आपने उसका वो देना है, वो भी इसी के टॉपिक पे थी तो आपने उसका रिव्यू या रिकैप दे दिया. तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी इन सोर्सेज जो हैं वो आपने नोटेशन करनी होती है, नोट करनी होती है. यू मस्ट एक्नॉलेज इट बाय यूजिंग सम फॉर्म ऑफ नोटेशन. सो कहीं से कोई चीज़ आपने ली हुई है तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये प्लेजरिज्म हो जाता है. प्लेजरिज्म मीन्स कि किसी की कोई वर्डिंग लेकर आपने अपनी वर्डिंग बना ली और उसको कोट नहीं किया या ये नहीं कहा कि शेक्सपियर सेज दिस या मिल्टन सेज दिस और इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन हुए, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स उन वर्डिंग्स के बाद क्लोज हो गए. सो अगर आप ये नहीं करते तो आप प्लेजराइज करते हैं. इसका मतलब है कि आपने थेफ्ट कमिट की है. यू हैव बिकम अ थीफ ऑफ समबडी एल्सेस वर्डिंग्स विच इज़ अ वेरी बिग ऑफेंस इन द राइटिंग वर्ल्ड. और ये बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है. स्पेशली थीसिस पेपर्स जो हैं उनमें आप जब अपनी थीसिस करते हैं तो आपका जेन्युइन वर्क होना चाहिए. कोटेशंस करें, ज़रूर करें, लेकिन उनको कोटेशंस में डालें. किसने ये बात कही है उसका रेफरेंस और एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. उसके बाद कोई मसला नहीं है अगर आपने ये लिख दिया कि दिस पर्सन सेड दिस ऑन दिस ओकेजन, तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. But if you make it your own, then that becomes a problem. And notation can be done in 3 different ways. 3 different ways में notations हो सकती हैं, which are
साइटेशन इन टेक्स्ट, जैसे आपके टेक्स्ट में साइटेशंस हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ जाएंगी और साथ ही आपके लिखा हुआ होगा कि टेकन फ्रॉम द वेबसाइट www.this जो भी आपकी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट है, या आपके राइटर का नेम है तो बुक का टाइटल, राइटर का नेम और उसका जो ईयर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से वो चीज़ हो जाएगी। फुट नोट्स होते हैं जो आपके हर पेज के एंड पे आपने एक्सप्लेनेशन दी होती है, वो फुट नोट्स का हम जिक्र करते रहे हैं। सो आई होप यू रिमेंबर कि फुट नोट्स जो हैं वो स्टेरिक के साथ होते हैं। देन वी हैव एंड नोट्स जो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी से पहले होते हैं। एंड नोट्स ही उनको कहा जाता है जिनमें के जो वर्डिंग्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनका रेफरेंस दिया होता है कि दे हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस प्लेस एंड दे वर साइटेड ऑन दीज ईयर्स, या इस पेज पे, इसके बुक के इस पेज पे ये चीज़ प्रिंटेड है। तो वो आपको सेफ कर देता है और आप प्लेजरिज्म से बच जाते हैं। यू आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्क। एक्यूरेसी, the communication should be factually correct, it should tell the truth, जाहिर है accurate होनी चाहिए। all the details should be correct, सारी details correct होनी चाहिए। जैसे for example अभी हम आपको बताते हैं कि the meeting is postponed, इसमें accuracy कहीं नहीं है। why it has been postponed, for what time it has been postponed, who has postponed it, what were the reasons, ये कुछ नहीं बताया गया। so the sentence is not accurate at all. Next is my plane arrives at 1400 hours. अब where it arrives, which day, which date, which year, which place, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन सिर्फ एक टाइम दिया हुआ है, which time। तो और my, who is this person, my कौन शख्स है, कौन कह रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो वाई, वॉट, वेयर, व्हेन एंड हाउ वाली जो चीज़ें हैं वो उनमें से एब्सेंट है। तो ये एक्यूरेट आपका सेंटेंस नहीं है। एक्यूरेसी विल बी दैट द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर दिस रीज़न एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, वो चीज़ आपकी क्लियर होगी। या द प्लेन ऑफ मिस्टर एंडरसन विल बी अराइविंग ऑन एट 1400 hours on 27th of July 2012 on Wednesday। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। I look forward to seeing you then, very vague, समझ नहीं आता कि ये कौन कह रहा है और कब बुलाना है। then is a vague term कि I will see you then meaning when, कि कब, तो ये भी वेग हो जाता है। I look forward to seeing you on Wednesday 28th of January 2010। इस तरह से करके जब आप इस तरह अपना मैसेज कन्वे करते हैं, दैट इज़ मोर एक्यूरेट। सो ये इनएक्यूरेट वर्डिंग्स हैं और इनको आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अपनी तरह से देखें कि आप इनको किस तरह इम्प्रूव करेंगे। सो राइट देम डाउन इन डिफरेंट मैनर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन बेहतर होती जा रही है। ब्रेविटी, letters should be direct and to the point. Please be informed that this order will be dispatched to you on 12th July. Brevity means letters should be directed and direct and to the point. इसमें बहुत direct और ये to the point होने चाहिए, because ये आपको information दे रहे हैं। और ये एग्जाम्पल जो थी, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट दिस ऑर्डर विल बी डिस्पैच टू यू ऑन जुलाई 12th, ईयर नहीं लिखा गया। विच ऑर्डर इज़ टू बी डिस्पैच्ड, कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर होते हैं जो कि लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बग़ैर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, लेटर है, फॉर्मल लेटर है, दैट इज़ नॉट कंप्लीट। बिलीव मी, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। देन अनदर sentence, please be informed that I will be unable to accept your invitation on this particular occasion। अब I कौन है और please be informed किनको इन्फॉर्म किया जा रहा है और किसका इन्विटेशन है और कौन सा ओकेजन है जिस पे ये इन्विटेशन दिया गया, and the person has refused। So all this information is not there, very casually written, it is not formal। So remember, business writing is simple yet it is formal,
और बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान दिया गया होता है। और ये चीज़ आप कैसे करेक्ट करेंगे? द डिपार्टमेंट ऑफ the Department of Finance should be informed that the seminar that they are going to conduct on this date will not be attended by this person. So particular occasion भी आ गया, date भी आ गई, किसको information जाननी है वो भी चली गई। तो इस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। ये दो जो सेंटेंसेस हैं इनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए। राइट देम डाउन विद वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इसके साथ आप लिखेंगे तो एंड हु एज वेल, उसके साथ आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बेहतर हो गई। सो प्रैक्टिस दिस एंड प्रैक्टिस इट विद अदर सेंटेंसेस और आप देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट है। क्लैरिटी, यूज क्लियर लैंग्वेज विच द रीडर विल अंडरस्टैंड। ठीक है। कमेंट्स, यूटिलाइज, terminate, purchase, come to a decision despite the fact that। comments start कह सकते हैं, utilize use हो सकता है, terminate stop हो सकता है, purchase buy हो सकता है, come to a decision decide हो सकता है, despite the fact is के against आप factual लिख सकते हैं या fact लिख सकते हैं। so इनके comparisons हैं। ये वर्डिंग्स भी क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, लेकिन इनके साथ और वर्डिंग्स भी आ सकती हैं जो कि ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इन द इवेंट दैट, इट मीन्स कि इवेंट सिंपल। गिव कंसिडरेशन टू, कंसिडर बोल दीजिए उसके आगे। अंडर सेपरेट कवर, सेपरेट इज़ अ गुड वर्ड। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, फैक्ट विल बी अ गुड वर्ड। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर लिखें, दैट विल बी कंसाइज। एट द प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम, प्रेजेंटली लिख दीजिए। सो इन सब को, इनके आगे मैंने आपको हिंट्स नहीं दी क्योंकि ये हिंट्स आप खुद बनाएं, खुद देखें। इन द इवेंट दैट, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवेंट लिखने का जो है वो इट विल सर्व द पर्पस। गिव कंसिडरेशन टू के बजाय कंसिडर कर लें, वो भी वही चीज़ हो जाती है। एंड यू कैन गो ऑन एंड गो फोर्थ, और आप खुद देखें कि आप इनको प्रिसाइज क्लियर कैसे करेंगे। यूज द राइट टोन, टोन सही होनी चाहिए। द रिटन कम्युनिकेशन वर्ड्स शुड साउंड पोलाइट एंड फ्रेंडली। ये पोलाइट और फ्रेंडली होने चाहिए बिकॉज इससे आप किसी को भी डिसरिगार्ड ना करें और आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब ना हो। स्पेशली क्लाइंट्स जिनके साथ आप डील कर रहे हैं तो वो उनके साथ आपकी डीलिंग इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए, नेवर, बिकॉज दे विल गो आउट एंड टॉक अबाउट योर सर्विसेज। आप ही के बारे में वो बात करेंगे और कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बड़े अनफ्रेंडली लोग हैं, एंड देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ बैड नेम। तो रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यू हैव डिलिबरेटली फेल्ड टू रिप्लाई टू माई लेटर, बड़ा ही अनफ्रेंडली किस्म का सेंटेंस है कि डिलिबरेटली आपने मेरे लेटर का जो है वो जवाब नहीं दिया। इसको ऐसे ना लिखें, इसको लिखें कि आई हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई एज येट, सिंपल। सो वो कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब नहीं होती, ड्रॉप आउट नहीं होती। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम। अब अगर आप किसी क्लाइंट को ये कह रहे हैं तो कितनी रूडनेस है। आप ये कह सकते हैं कि वी आर कंसिडरिंग योर प्रॉब्लम एंड वी विल होपफुली कम टू अ सॉल्यूशन एंड वी विल इन्फॉर्म यू। तो इस तरह आपके क्लाइंट्स आपके साथ ही रहते हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जाते और वो आपका बैड नेम को स्प्रेड नहीं करते। इनफैक्ट आपका गुड नेम स्प्रेड होगा बिकॉज यू हैव बिन पोलाइट, और वो ही जाके कहेंगे, वही आपके फर्दर क्लाइंट्स बनाने में हेल्प करेंगे कि yes, this organization is very good, they are very friendly people, and why don't you go there and you buy things from them, they are very helpful, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो वारंटीज अच्छी देते हैं। इस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव कर जाएगी। Your interview will be held on Wednesday, very curt, without any information which Wednesday, what time। तो इसमें ये सारे जो हैं वो हैंडीकैप्स हैं
और इनको इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप लोग भी खुद से रीराइट करने की कोशिश करें कि इनमें क्या डेफिशिएंसीज हैं. द प्रॉब्लम would not have happened if you had connected the wires properly in the first place. तो ये क्लाइंट को कह रहा है कि ये प्रॉब्लम ना आती अगर आपने पहले ही ये काम ठीक कर लिया होता. नाउ क्लाइंट डज नॉट वांट टू लिसन टू दिस. वो तो नहीं ये सुनना चाहता, लेकिन सिंस यू हैव सेड इट यू हैव लॉस्ट द क्लाइंट. तो वो वर्डिंग्स अच्छी नहीं है आपकी. योर कंप्यूटर्स गारंटी हैज़ एक्सपायर्ड सो यू विल हैव टू पे फॉर इट टू बी रिपेयर्ड. अब गारंटी एक्सपायर हो गई है तो ये ना कहें कि यू विल हैव टू पे फॉर इट. You can say that since the guarantee has expired, we feel that you will need to give some payment to the person who is repairing it. So ये एक polite way में convey हो जाएगा. It's not our fault that your curtains faded. ये हमारी गलती तो नहीं है कि आपके कर्टन फेड हो गए. भाई वो कर्टन क्लॉथ से कपड़ा लिया था, उसके ऊपर कोई उन्होंने of course the client has spent money and they expected good results, लेकिन results अच्छे नहीं आए. तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं कि आपकी टोन कैसी है. The wordings are good, the wordings are precise, and you are doing a good job with your clients, and your clients are willing to stay with you. वो कहीं और नहीं जाते, वो आपके साथ ही रहते हैं, और इसी तरह से आपके your organization works well. So here we end the 12th lecture. I hope कि आपको आइडिया हो गया होगा कि वर्डिंग्स को चेंज करना कितना इम्पॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना कितना नेसेसरी है, वर्डीनेस को कम करना, चॉपी सेंटेंसेस को कम करना, टोन को अच्छा रखना, ब्लंट या रूड टोन नहीं होनी चाहिए, पोलाइट फ्रेंडली टोन है. एंड देन आपकी रिदम, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, योर वोकैबुलरी, all these things combine together to make a good presentation or a good report or even a good assignment. So here we end our lecture number 12. Thank you very much. Allah Hafiz.